किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की नाक समझी जाती है, जिसके वजह से वैश्विक स्तर पर उस देश की एक अलग ही पहचान बनती है। आज आप अमेरिका को देख रहे हैं, वो विश्व में पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बाकी देशों के तुलना में पहले नंबर पर है। भारत के मामले में अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था भी कुछ इसी तरीके की है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके वजह से भारत में रोजगार के मामले में भारत कहीं ना कहीं अति पिछड़े देशों से भी और भी गर्त में जा रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी होने के वजह से यहाँ पर व्यापार और कृषि, इन दोनों क्षेत्रों का बहुत अहम रोल है, अहम भूमिका निभाई जाती है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर 2016 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह फैसला वही फैसला है जो 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया था। इसे नरेंद्र मोदी जी ने लिया, यह कहना बेहतर होगा, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टीवी माध्यमों से, प्रसार माध्यमों से नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश में नोटबंदी का फैसला लिया। इस फैसले से 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद आज 2022 में कुल 6 सालों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही बताया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। जब 2016 में यह फैसला लिया गया तो यह फैसला इतना हृदय विदारक था कि जिन लोगों को बैंकों में नोट बदलने की लाइन में लगना पड़ा, कुछ कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कुछ कुछ लोग कई दिनों तक के बैंकों की लाइन में लग गए। अब सवाल यह उठता है कि वो लोग जो इस देश में अर्थव्यवस्था में, इस देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास में इस देश की 85% आबादी का धन जो है उन लोगों के पास में है, क्या उन लोगों को लाइन में लगना पड़ा? क्या उन लोगों को लाइन में लग करके नोटबंदी के समय नोट बदलवाने पड़े? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये जो धन्ना सेठ है, ये कहीं ना कहीं सरकार के साथ में मिली भगत करते हैं और इन्हीं के साथ में, इनके साथ में जो आर्थिक व्यवहार होता है वो बैंकों के ही माध्यम से होता है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिकल इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसको TV9 भारतवर्ष ने जारी किया है। उसने बताया है कि भारतीय कारोबार का 64,00,000 करोड़ का इसमें भारतवर्ष को व्यापार में नुकसान हुआ है। उसके बाद में अगर बैंकों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय बैंकों का हुआ है। व्यापार की बात करें और इस देश में अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो 1.28 मतलब कि 1.28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को यहां पर हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि यह फैसला देश के हित में था। कुछ बातों को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह फैसला, आर्थिक फैसलों को हम बदल नहीं सकते। इस फैसले को सही साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना और उनके बेंच ने यह बताया है कि यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था के हित में हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि जब जब नोटबंदी की बात की गई तब तब क्या बेरोजगारी के आंकड़ों को देखा गया? तब तब इस देश में आर्थिक स्थिति को समझा गया? क्योंकि कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सेंट्रल बोर्ड एक मीटिंग लेता है और उस मीटिंग के दौरान ही वो अगर वो वित्त मंत्रालय को ये अगर आदेश देता है कि तुम्हें इस देश में नोटबंदी करनी है, तो ही ये फैसला लिया जा सकता है। ये फैसला इन सारी चाहे वो RBI के प्रोटोकॉल्स हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय के प्रोटोकॉल्स हो, इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके यह फैसला लिया गया। अब आप सोचिए, आप ही फैसला कीजिए कि ये इतना बड़ा फैसला देश हित में है या फिर देश के लोगों के, उन लोगों के हित में है जो इस देश में, इस देश की इकोनॉमी को, कैपिटल इकोनॉमी को अपने हाथ में लेकर के रखते हैं। क्या इस देश में जब बेरोजगारी की बात होती है, जब इस देश में आर्थिक नीति की बात होती है, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो कई लाख लोग, 2019 की रिपोर्ट है, मई से अगस्त तक के 59 लाख लोगों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया। जी हां साथियों, 59 लाख लोगों को
फैक्ट्रियों से निकलवा दिया गया। अर्बन नक्सल की ये लोग बात करते हैं तो अर्बन नक्सल, और जहां पर ऐसी नक्सलग्रस्त जो भाग है, जो राज्य है, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें भी बेरोजगारी का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है। अब आप सोचिए, जिस राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण ज्यादा होता है उस राज्य में ये जो स्थितियां है ये कहीं ना कहीं भयंकर रूप ले लेती है। तो आप ही फैसला कीजिए। काले धन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इस फैसले के बाद में काला धन जो है खत्म हो चुका है, इंडिया डिजिटल हो चुका है। सबसे पहले काले धन की बात करते हैं तो काले धन की जब हम बात करते हो, इस देश में 2016 के बाद में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठों ने देश छोड़ दिया था। जी हां साथियों, देश छोड़ने के बाद में भारत का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा उनके नाम पर था और इसी कर्जे को लेकर के वो विदेश चले गए और भारत सरकार ने उनका कर्जा माफ कर दिया गया। अब बैंकों की स्थिति ऐसी है कि बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने का काम यहां पर सरकार कर रही है। जो बैंक स्वतंत्र थे उनको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया है। मतलब कि बैंकों की स्थिति भी कहीं ना कहीं इस देश में इतनी खतरनाक और भयानक हो गई है। बैंकों में रोजगार नहीं है। गरीब लोगों का पैसा बैंकों में जमा होने के बावजूद भी उनको लाइन में लगकर के पैसा निकालना पड़ रहा है। गरीब लोगों को और छोटे व्यापारियों को लोन के लिए यहां पर बैंक जो है कई दिनों से घुमा रहा है, कई दिनों से ऐसी बातें कर रहा है कि आज नहीं आप कल आइए। तो ये देखिए कि यहां पर एक साइड में बड़े बड़े धन्ना सेठों के लोन तो माफ हो रहे हैं, लेकिन छोटे लोगों को जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो क्या इस देश में सच में आर्थिक स्थिति जो है वो नोटबंदी के बाद में सुधर चुकी है? इस देश में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि कैशलेस इंडिया की भी नोटबंदी के बाद में बात हुई थी। तो इस देश में कैशलेस होने के लिए लोगों के पास में डिजिटल होने के लिए मोबाइल जरूरी है। अब आप सोच सकते हैं कि रिचार्ज कंपनियों ने रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है कि एक सामान्य आदमी 300 या 400 रुपए कमाने वाला आदमी वो 250 रुपए का रिचार्ज अपने फोन में कैसे करेगा? क्योंकि डिजिटल होने के लिए फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इन सब माध्यमों को चलाने के लिए आपके पास में नेट लगना जरूरी है, नेट होना जरूरी है। और सबसे पहली बात तो आपके जेब में पैसा होना जरूरी है। अगर आपके जेब में और आपके फोन में, अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप डिजिटल कैसे कर सकते हो? बाजार की स्थिति, मार्केट की स्थिति देखते हैं तो महंगाई इतने चरम सीमा पर है जिसके वजह से 2 वक्त की रोटी गरीब को कमाना मुनासिब नहीं है। जहां पर वो 100-200 रुपए कमाने के बाद में अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता। ऐसे स्थिति में आपको कुछ लोगों के लिए अगर आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं और उसको आप देश हित में साबित करने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एनालाइज करने वाली बात है कि ये देश में बहुजन समाज की स्थिति क्या है। बहुजन समाज ने इसके ऊपर सोचना चाहिए। साथियों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के सीधा सीधा उसका फर्क बहुजन समाज के लोगों पर पड़ता है, बहुजन समाज के लोगों के आर्थिक हालातों पर पड़ता है। अगर हम माने तो भारत की स्थिति विश्व पटल पर बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम देखें तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी भूखमरी और इनकी अर्थव्यवस्था से भी हम बहुत निचले पायदान पर है, क्योंकि अभी अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, IMF है, ये जो रिपोर्ट जारी करता है इनमें भारत की स्थिति बहुत ही खतरनाक स्तर पर है, जिसके वजह से भारत ने अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करके खुद ही गर्त में घुस गया है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच इसके ऊपर एक फैसला देता है और कहता है कि 2016 में लिया गया हुआ फैसला, जो इस देश में नोटबंदी का फैसला था, वो कहीं ना कहीं सही है। 2000 के नोटों की अगर हम बात करें तो 2000 के नोटों की मार्केट में 2000 के नोट दिखना बंद हो गया है। जहां पर 1500 के नोट दिखते थे वहां पर आज 2000 के नोटों की तस्वीर दिखना भी लोगों को मुनासिब नहीं हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस दिशा से यह फैसला लिया गया था कि 2000 की नोट आने के बाद में मार्केट में जो है व्यापार में गति आ जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा और काला धन रुक जाएगा, नक्सली इससे जो है नक्सलग्रस्त जो भाग है इनमें ये चीजें खत्म हो जाएगी। तो सोचो कि 2000 के नोटों का क्या हुआ?
अगर आप एक अनुमान लगाए तो 2000 के नोट में अगर 50 नोट है तो वो आपके पास में 1 लाख रुपए है। जब 500 के नोट होते थे, 1000 के नोट होते थे, तो 1 लाख रुपए के जो बंडल होते थे वो आप ले जा नहीं पाते थे। लेकिन अभी आप 2, 4, 5 लाख रुपए 2000 के नोट के माध्यम से जेब में लेकर के घूम सकते हो। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि नोटबंदी के बाद में 2000 का नोट जब मार्केट में आता है तो इससे इस देश की इकोनॉमी जो है और इस देश का काला धन छुपेगा या बाहर जाएगा। ये सारे सवाल जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है कि इस देश में नोटबंदी होने के बाद में ये फैसला बहुत सही है। तो साथियों, आप ही फैसला कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर जो निर्णय दिया गया है, 58 याचिका इसके ऊपर दायर की गई थी और इन याचिकाओं में कहीं ना कहीं आरबीआई को भी पीछे रखने का काम जो है इस देश की केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। क्या ये फैसले सही है? क्या इस देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है सरकार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही है? इस देश में बेरोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों की बात नहीं होती है। कुछ कैपिटल लोगों के हाथ में इस देश की इकोनॉमी दे करके वो लोग इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।